नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। दिल्ली में तीसरी बार केजरीवाल सरकार, दिल्ली की हुकूमत से बीजेपी का 22 साल का बनवास अब भी बरकरार और 7 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस की हालत तो इतनी खराब कि उसका खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की इस जीत के मायने क्या हैं। जैसा आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि क्या यह जीत वाकई दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विकास की जीत है? क्या यह शाहीन बाग से एक तय रणनीति के तहत केजरीवाल की दूरी का नतीजा है? क्या वाकई हिंदुस्तान का वोटर अब अपना वोट अपनी बुनियादी जरूरतों को परखने के बाद ही देगा? क्या दिल्ली का जनादेश संदेश है कि भारत की राजनीति में किसी हवा पर सवार होकर सत्ता में आने के दिन अब लद गए? दिल्ली में मध्य प्रदेश से गए बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरोत्तम मिश्रा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने तो दिल्ली में चुनावी मैनेजमेंट की कमान भी संभाली। क्या एमपी के नेताओं का जादू दिल्ली में नहीं चला? क्या वजह थी कि 9 महीने पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरे देश में बीजेपी की लहर लाने वाले मतदाता ने देश के दिल में चुनाव में उसे पूरी तरह नकार दिया? क्या दिल्ली में बीजेपी की इस बुरी हार को सीएए एनआरसी के असर के तौर पर देखा जाए? दिल्ली के जनादेश से निकले सवाल कई हैं जिनका जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। आपकी ही है सरकार और दिल्ली से सबक लेकर आपकी ही होनी चाहिए सरकार। आप यानी आम आदमी पार्टी नहीं, आप यानी वोटर, आप यानी जनता। दिल्ली का जनादेश क्या संदेश है? संदेश कि आखिरकार किसी भी सियासी दल की उम्र और सत्ता में उसकी भागीदारी सरकार के कामकाज पर टिकी होती है। क्या दिल्ली के नतीजे ये कह रहे हैं कि अब किसी हवा में नहीं बहेगा मतदाता? क्या अब मतदाता का पहला सरोकार उसकी अपनी बुनियादी जरूरतें हैं? बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा है? क्या ये वाकई केजरीवाल के उस जुमले का जवाब है कि काम किया हो तभी वोट देना? दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। दिल्ली का इम्तिहान, लेकिन नतीजे मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी आए। बीजेपी ने एमपी के नेताओं की ड्यूटी दिल्ली में लगाई थी। इनमें सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में करीब 30 रैलियां की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बादली और नरोत्तम मिश्रा ने देवली, अंबेडकर नगर में सभाएं की। सुहास भगत और विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाबरपुर में चुनावी मैनेजमेंट संभाला। लेकिन इस लाव लश्कर की तैनाती के बावजूद बीजेपी 10 सीट का आंकड़ा भी क्यों नहीं छू पाई? मध्य प्रदेश के इन कद्दावर नेताओं की मेहनत के नजरिए से भी दिल्ली के नतीजों को देखिए जरा। देखिए, ये तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। और केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते, सबसे ज्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज्यादा करीब हैं। उन्होंने केवल विकास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा पूरे देश भर में पहचाना जा रहा है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, उसके नेताओं के बयानों से देखते हुए मुझे लग रहा है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? तो दिल्ली के चुनाव नतीजे असल में हैं क्या? जैसा आम आदमी पार्टी ने कहा, क्या ये 100% केजरीवाल सरकार के कामकाज की जीत है? क्या सीएए एनआरसी के माहौल में शाहीन बाग से दूरी बनाए रखने का फायदा मिला केजरीवाल को? क्या ये नतीजे सबक हैं मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों के लिए कि संभल जाइए, पूरे 5 साल फोकस जनता पर ही हो? क्या वाकई अब जनता किसी हवा में बहे बगैर जवाब देना सीख गई है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं नेहा बग्गा, बीजेपी की प्रवक्ता है, नेहा जी का स्वागत। दूसरे मेहमान नरेश ठाकुर, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, नरेश जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है दिनेश गुप्ता, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने आज दूरी बना के रखी है इस पूरे मसले को लेकर पॉलिटिकल डिबेट से, और कुछ होगी उनकी रणनीति। खैर, शुरुआत करते हैं नेहा बग्गा से ही। और नेहा बग्गा जी के पॉलिटिकल डीएनए में आम आदमी पार्टी था किसी वक्त। नेहा जी, बटन इतने गुस्से में दबाना के करंट जो है वो शाहीन बाग में लगे, अमित शाह जी ने कहा था। शिवराज जी जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे थे, उन्होंने कहा केजरीवाल जनता की पीठ में छुरा घोंपने वाले विश्वासघाती हैं। मोदी जी से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कहां मूंछ का बाल कहां पूंछ का बाल। अब तो दिख गया कि मूंछ का बाल कौन और पूंछ का बाल कौन। नेहा बग्गा। प्रवीण जी, देखिए, आज क्योंकि लोकतंत्र के पर्व का आज एक जो रिजल्ट आया है और आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है, तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहती हूँ। और आज जो पॉलिटिकल टिप्पणियां हैं वो हम उस पर चर्चा और वो सब कल हो सकता है कि आखिर क्या रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर बात सही है कि जिस प्रकार से हर चुनाव होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बीजेपी अपना सारा दमखम लगाती है। इस चुनाव में भी छोटे कार्यकर्ता से लेकर हर बड़ा कार्यकर्ता दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरा। ये समीक्षा का विषय जरूर हो सकता है कि आखिर क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी जिस रिजल्ट का अनुमान लगाए बैठी थी वो नहीं, उस लेवल पर नहीं आ पाया। पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व का, हालांकि जिस प्रकार से कमलनाथ जी या फिर चिदम्बरम जी का आप ट्वीट देख लीजिए, या फिर 2 दिन पहले अधीररंजन चौधरी जी ने तो बधाई दे दी थी भाई केजरीवाल जी के काम को लेके, डेवलपमेंट का एजेंडा बताकर। तो मुझे तो वो बार बार, एक फिल्म थी उसमें एक डायलॉग था, बड़े ही मजाकिया हो। तो ये लोग जिस प्रकार का मजाक अपने संगठन के साथ कर रहे हैं, जिस प्रकार से मजाक कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ कर रही है, और जिस प्रकार से ये मजाक अपने राजनीतिक दल होने के दावे के साथ कर रहे हैं, वो अब जनता के सामने मतलब आप अगर नहीं वहां ठीक परफॉर्म कर पाए, फिर भी खुशी इस बात की, चलो कांग्रेस का खाता तो नहीं खुला, आप लोगों की खुशी इसी बात में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से सारा दम लगाया। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मोदी जी पूरे देश की पसंद थे और मोदी जी को वापस से एक भारी मैंडेट के साथ जनता ने चुना था, इस बार हो सकता है कि दिल्ली की जनता ने भी मन बना के रखा हो कि एक बार और केजरीवाल जी को मौका देना चाहिए, और उसके मन भरपूर बनाए थे साहब। ये थोड़ा बहुत वाला मन नहीं था, ये तो भरपूर मन दिख रहा है रिजल्ट। देखिए, मैं वही आपको कह रही हूँ, जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुई थी, 303 सीटें लोकसभा में मोदी जी को आई थी, यही तो वो आम आदमी पार्टी थी जो आज से कुछ महीनों पहले लोकसभा में इनका 7 सीटों पे दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया था। और आज जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो बम्पर वोटिंग इनकी हुई है। क्या देखते हो आप, क्या ऐसा फैक्टर था जिसने जिता दिया इतने भारी मतों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और पूरी दिल्ली की जनता जनार्दन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन आपकी जीत में हमारा रोल नहीं है सर। धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद साहब, है ना। ये पूरी दिल्ली ने डेवलपमेंट को चुना, अरविंद जी के काम को चुना, जुमलेबाजी, शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इन सब को छोड़ के दिल्ली की जनता ने भरपूर तन मन धन से अरविंद केजरीवाल जी के काम को सहयोग करके आज प्रचंड बहुमत से उन्हें जिताया है। मैं दिल्ली की जनता को बार बार धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति में एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह पे आ गई है कि आज बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि अब जुमलों से काम नहीं चलेगा, हमको वास्तव में अब काम करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमें जनता पसंद करेगी। और जनता ने इनको पूरी तरह से नकारा है। क्या वजह है इनको नकार के आपको चुनने की? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट किया है, शिक्षा, बिजली, पानी, आप देखिए महिलाओं के लिए बस में फ्री जाना, शहीदों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि पहली बार किसी देश के नेता ने दी है, जो हमारे बॉर्डर पे शहीद लोग जाते हैं जवान। दी थी एक बार, हाँ। शिवराज जी ने बहुत बाद में दी है सर। आपको पता है सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये पहल की है और वीआईपी कल्चर खत्म करके एक आम आदमी की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आम आदमी की तरह। दिनेश गुप्ता जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, शाहीन बाग, जेएनयू
सीएए, एनआरसी, ये सब, इस पर रेफरेंडम लगता है आपको दिल्ली का इलेक्शन? नहीं, आप उससे दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जो दिल्ली का जो मूड है दिल्ली की जनता का, वो सामान्यतः विकास की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। आप यदि 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में राज किया तो उसकी वजह फ्लाईओवर वगैरह और डेवलपमेंट, मेट्रो ट्रेन वगैरह बहुत सारे जो उनके कामकाज थे कि लगातार उनको 3 बार जो है सरकार में आने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनी। तो तब तो एनआरसी और इस तरह की चीज़ें थी नहीं, तब अलग तरह की राजनीति थी। लेकिन इस राजनीति में भी जो जिस तरह का माहौल था, शाहीन बाग हो या एनआरसी हो, दूसरे जो मुद्दे थे, वो उनके उसके बावजूद लोगों ने केजरीवाल को चुना है। तो जो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो विकास का जो एजेंडा है या जिस तरह की सोच है कि दिल्ली वाले जो सोच रहे होंगे कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ही बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद दिल्ली के मूड को अब तक समझ नहीं पाई, क्योंकि उनका बड़ा लंबा वनवास हो गया है। वो दिल्ली की राजनीति में आप देखेंगे कि लीडरशिप का भी क्राइसिस उनके में भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, जैसा कांग्रेस में है उस तरह की स्थिति जो है हम भारतीय जनता पार्टी में भी देखते हैं। क्योंकि दिल्ली में जो है ये राजनीति तो चलती रहती है, क्योंकि केंद्र है, देश की राजधानी है, तो इस तरह की उठापटक चलती रहती है। लेकिन वहाँ का मतदाता उस तरह जो है उससे प्रभावित नहीं होता। उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो प्राथमिकता है, वहाँ 2 अलग अलग तरह का आप देखते हैं कि वोटर, एक एलीट क्लास है और एक जो है गरीब मध्यम वर्ग है, वो एक उसकी सोच अलग तरह की है। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा आपसे कि ये चूंकि कांग्रेस से है ये सवाल, लेकिन आप सभी राजनीतिक दलों को बहुत करीब से उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं। ये 67 सीटों में अगर मैं गलत नहीं हूं तो जमानत जब्त है कांग्रेस की। ये अगर मान लीजिए गुस्सा किसी भी वजह से हो, बीजेपी से है या डेवलपमेंट की तरफ जा रही, विकल्प कांग्रेस क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, देखिए, जो दिक्कत कांग्रेस की दिल्ली में है लीडरशिप की, वही दिक्कत जो है उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी है कि वो उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, लेकिन रैली की थी राहुल प्रियंका दोनों ने? नहीं, दोनों ने रैली की। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। आप पूरे चुनाव में देखिए कि कांग्रेस केवल प्रेजेंस वहां अपनी दर्ज करा रही थी पूरे चुनाव में। जो सीधा मुकाबला था वो केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही दिख रहा था। कई मतलब ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक अपनी स्ट्रेटजी ये अपनाई कि हम तो जीत नहीं सकते, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो है केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो है बी टीम बना लिया। हाँ, बी टीम बना के उन्होंने जो है उसको काम किया और केजरीवाल को कोई सपोर्ट उन्होंने दिया, जिसके कारण उनका वोट परसेंट भी आप देखिए कि कांग्रेस का एकदम नीचे आ गया, जो पिछले चुनाव से भी कम है। जिस तरह की स्थिति नहीं रही, कांग्रेस तो लगभग वहां ऐसा लग रहा है कि कहीं अब उस दिल्ली में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जमानत जब्त तो बड़ी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इससे खुश है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो चुनौती है वो कांग्रेस है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने दम पर केंद्र में कभी सरकार नहीं बना सकती, या जो दूसरे क्षेत्रीय दल है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी है, ये जो अलग अलग जो है कभी चाहे भी कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे आने के लिए वो ये कोशिश भी करेंगे तो संभव नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है, इसलिए वो कांग्रेस पर उसका फोकस ज़्यादा है कि हम यहाँ हार भी गए हैं तो चलिए ठीक है, कांग्रेस नहीं आई। इसलिए जो बयान देख रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। ठीक है नेहा बग्गा जी, ये एन वक्त में एक तो आपने पूरा ध्रुवीकरण किया, आप बीजेपी ने बुरी तरह ध्रुवीकरण किया, राष्ट्रवाद के रथ में सवार करने की कोशिश की और फिर उस पर यह हुआ कि केजरीवाल को आतंकवादी कह दिया, नक्सली कह दिया, जिसके जवाब में उन्होंने हनुमान चालीसा उन्हें भी गानी पड़ी थी। और मैं दर्शकों को याद होगा कि न्यूज़ 18 के मंच पे पहली बार किशोर अजवाणी जी के सामने उन्होंने हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया था। तो आतंकवादी कहना, ये सब कहना महंगा पड़ गया ना। प्रवीण जी देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि इन सब बातों में जो राजनीति की बातें हैं वो तो कल से भी हो सकती हैं, पर क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो जवाब दे दूं, करना पड़ेगा तुरंत, तो मैं आपको जवाब दे दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहा। अरविंद केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने कहा आई स्टैंड विद शाहीन बाग। अगर आप उनके एमएलए अमानतुल्लाह को देखेंगे तो उन्होंने एक बार नहीं 2, 3, 4 बार भड़काऊ भाषण दिए हैं। एक इनकी प्रत्याशी जो हैं आतिशी, जो एक समय पे मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षक बनकर लंबे समय उन्होंने काम किया, उन्होंने जो कभी सरनेम नहीं लिखती थी वो चुनाव के समय अपना सरनेम ले आई। तो ये सो कॉल्ड सेक्युलरवादी लोग, ये सो कॉल्ड एजुकेशन का सिस्टम रिफॉर्म करने वाले लोग, इन्होंने शाहीन बाग में अपने एक कार्यकर्ता को भेजकर वहां पर बंदूक चलाकर बंदूक लहराने का काम करवाया।
पाया। तो ये सारे मुद्दे जरूर है, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये हो पब्लिक सकता गई ना भाई है इनके कि साथ। भारतीय आप जनता लोगों ने भी पार्टी पूरे का एक ही कोई कसर नहीं सामने छोड़ी, आप रखेंगे। लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी, तो लेकिन गई ना पब्लिक केजरीवाल के साथ। नहीं, मैं आपसे वही कह रही हूँ, देखिए कमी ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इनका असली चेहरा उजागर नहीं कर पाई। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई वो आम आदमी है इसलिए जनता ने उन्हें पसंद किया। ये वही तो है जो आंदोलन के समय कहते थे लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, चुनाव जीतने के बाद लोकपाल का जिक्र नहीं, 29 नाम की लिस्ट लेके बैठते थे, ये भी भ्रष्टाचारी वो भी भ्रष्टाचारी, इसे भी जेल भेजूंगा उसे भी जेल भेजूंगा, सिर्फ मैं ईमानदार हूं। बताइए कितने लोग जेल चले गए। मैं गाड़ी छोटी गाड़ी में घूमूंगा, वो नीले रंग की वैगनार याद है आप लोगों को? हाँ, वो वैगनार ले गया जो उसका मालिक था, और अब 10 गाड़ियां इनके नाम से, एकमात्र मुख्यमंत्री के नाम से रजिस्टर्ड है सीएमओ में, जो एक्सयूवी में घूमते हैं। मैं बंगला नहीं लूंगा। आज दिल्ली शहर में सबसे बड़ा बंगला अगर किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल के पास है। संगठन की बात मैं सुबह से सुन रही हूं जब से ये चुनाव जीत रहे हैं कि अब ये देश भर में हो सकता है अपने संगठन को बढ़ाएंगे। अरे भाई, जिन लोगों ने आंदोलन में साथ दिया, जिस पिता तुल्य अन्ना ने साथ दिया, उस अन्ना को ठगने वाली ये पार्टी है। जिन लोगों ने साथ दिया, कहां है आज वो कुमार विश्वास, कहां है वो आशुतोष, कहां है वो आशीष खेतान, कहां है डॉक्टर प्रोफेसर आनंद, कहां है, कहां पर है वो तमाम सारे साथी? शाजिया इल्मी, एक लंबी फहरिस्त है पढ़े लिखे समझदार लोगों की जिनने अपनी मोटी गाड़ी कमाई वाली नौकरी छोड़ दी थी। हम जैसे ना जाने कितने युवा आ गए थे जिन्होंने सोचा कि एक सिस्टम को रिफॉर्म करने वाले राजनीतिक दल आएगा। देखिए, एक कोर टीम समझ सकती है कि मुखौटे के पीछे चेहरा क्या है, हो सकता है जनता को समझने में कुछ और साल लग जाए। नरेश ठाकुर, एक अलग तरह का चेहरा लेके चलते हो आप, आपकी असलियत अलग है और पब्लिक के बीच अपीयरेंस अलग है, ये कह रही नेहा बग्गा। ये देखिए, मैं नेहा जी का बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि पहले आप हमारी पार्टी की बड़ी नेता रही हैं, मैंने भी कहा है ना? उनसे, हाँ। और मैंने इसीलिए ज्यादा बेहतर तरीके से बता पा रही हो फास्ट एंड अकाउंट के साथ। देखिए, होता क्या है, जब हम पार्टी बदल देते हैं तो अपनी स्टैंड रखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन सबसे पहले मैं अन्ना जी की बात करता हूँ। अन्ना जी के नेतृत्व पूरे देश में आंदोलन चला, उसमें कई लोग आए, आप हम जैसे कई युवा युवतियाँ आए, कई लोग आए, अरविंद जी भी उसमें कंधे से कंधे में लेकर चले। लेकिन अन्ना जी ने कभी आम आदमी पार्टी के लिए या आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के लिए कभी कोई मदद नहीं की, कभी ना ही उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी बात, जो चेहरे की आप तो बात यही तो कह रही है ना वो कि आप अपनी सुविधा से नेता बना लेते हो, नेता उनके नहीं साथ बना। साथ जोड़ के, नेता और नहीं फिर बना। किक आउट कर देते अन्ना हो। जी बहुत ने सारे तो- लोगों का नाम गिराया अन्ना उन्होंने। जी ने तो हमेशा अरविंद जी को बोला है कि राजनीति दलदल है, कीचड़ है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, मुझे इसमें नहीं घसीटो, मुझसे इससे दूर रखो। तो अन्ना जी तो इस तरह दूर हो गए। दूसरे साथियों की मैं बात करता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, महत्वाकांक्षी लोग पार्टियों में आते हैं, जो पदों के लिए आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी एक बेहतरीन नौकरी छोड़ के आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने त्याग किया है। कोई आज मास्टर की नौकरी छोड़ के मुझे बता दे आदरणीय दुबे जी, तो मैं आपकी बात को यहीं पे समाप्त कर दूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपनी इतनी बड़ी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आए, वो देश में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के लिए आए। कलेक्ट्री छोड़ के आए थे भाई, अजीत जोगी कलेक्ट्री छोड़ के आए थे, और भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है नौकरी। अजीत जोगी आए, ये बात सही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भारत में नई राजनीति को लेके आए, हिंदू मुसलमान की, जात पात की, और ये जितनी भी बातें अभी आपने की, इसके लिए नहीं आए, वो सिर्फ ईमानदारी और भ्रष्टाचार। जैसे आपने अभी लोकपाल की बात की, तो लोकपाल के लिए हमारा दिल्ली प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने साहब हमें काम करने कहाँ दिया। अरविंद केजरीवाल जी को 2.5 से 3 साल परेशान तो 5 साल फिर रहोगे आप लोग, यही है, फिर नहीं करने देंगे? कंप्लीट मेजॉरिटी में है ये। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा है, पहली बार भारत की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके जो राइट्स हैं उनको काम करने दें। तब से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करेंगे। दिनेश गुप्ता जी शामिल करेंगे। दिनेश जी, ये बदलाव की एक बयार है या प्रबंधन है ठीक तरह से खुद को निरीह, खुद को किंचन दीनहीन अकिंचन के तौर पर प्रस्तुत करना, ये प्रस्तुत करना कि मैं टारगेट में हूं दोनों पार्टियों के, फिर भी देखिए मैं काम कर रहा हूं, या फिर बदलाव है कि भाई एक तरह का बदलाव है लोगों का कि यार अब चेंज करो? देखिए, दिल्ली का जो मूड है वो हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है नहीं देख सकते कि ये बिल्कुल बदलाव का मूड है। हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति देखते हैं। जब हमने महाराष्ट्र का चुनाव देखा था तो वहाँ तो हंग असेंबली की तरफ चले गए थे।
आप झारखंड में भी यही हुआ, लेकिन दिल्ली में बहुत क्लियर मैंडेट है कि वो जो बदलाव नहीं, वो उस तरह से आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वोट भी है, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार ये हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में वो लड़े थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, सब बंद ही कर दिया था। हाँ, बंद ही कर दिया। 15 में उनको बम्पर मेजॉरिटी मिली, फिर अब 2020 में हम देख रहे हैं कि उनको मिली है। तो वो जो बदलाव तो उस तरह से नहीं है, वो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो जिस खूबसूरती से मुद्दों का उपयोग किया, चाहे वो उनको काम ना करने देने का हो या किसी भी तरह की जो चीज़ें हो, स्कूलों का हो या हॉस्पिटल्स का हो, या उन्होंने हाँ सीसीटीवी, आप देखिए बहुत सारे कई पिछले साल 2 साल से वो कम ऐसे बयान देते थे जो सुर्खियां बनती थी, वो कंट्रोवर्शियल होना नहीं चाहते थे। क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव के टाइम कि वो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे थे, लेकिन वो बनारस भी वहाँ लड़ने गए, उन्होंने एक दिखाई थी, हिम्मत दिखाई थी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो दिल्ली में चुपचाप अपना काम करते रहे। और जो स्कूलों की अचानक उन्होंने एक ब्रांडिंग चालू की कि आप देखिए सबसे अच्छे स्कूल है, जो वहाँ के लोगों की ज़रूरत है। आप इलाज की बात करिए तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल मुफ्त इलाज कराएंगे, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं थी। हाँ, मतलब वहाँ उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, उन्होंने कहा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे। तो वो जो उनकी लिमिटेशन थी और जो उन पर राजनीतिक दबाव थे, उन्होंने दोनों का भरपूर उपयोग किया। और जहां उनको लगता था कि यहाँ वोटों का कोई पोलराइजेशन हो सकता है, तो उससे उन्होंने अपने आप को दूरी भी बनाई। तो बड़े फूक के कदम रख के वो चले, हमारे कमजोरी को एक तरह से ताकत बना लिया। आप करें नया बग्गा का रुख करते नेहा जी, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, बिहार में भी चुनाव होने हैं, ये कुछ दहशत जैसा तो नहीं लग रहा कि यार यदि ये दांव चला नहीं उसी तरह इन राज्यों में भी तो मुश्किल हो जाएगी? प्रवीण जी देखिए, राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रग रग में है। ये चुनावी मुद्दा नहीं है राष्ट्रवाद का। और जो सीए बिल लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वोटर राष्ट्रवादी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा ना कि मुखौटा उतरते उतरते समय लगेगा। कोर टीम हर जगह नहीं है ना, दिल्ली की जनता को भी समझने में समय लगेगा। क्या सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं पूरी दिल्ली में? नहीं लगे हैं। क्या 5000 बसें आ गई थी जो उन्होंने वादा किया था पिछले मैनिफेस्टो में? नहीं। क्या एक भी नया स्कूल आया? नहीं। क्या एक भी नया अस्पताल आया? नहीं। क्या सबके 200 यूनिट के बिजली के बिल माफ हो गए थे? नहीं। ये रंगाई पोताई जैसे चेहरे पे कर लोगे, क्लासरूम में कर लोगे, अस्पताल में कर लोगे, 2-4 जगह पर, इससे आप कुछ समय तो जनता को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। और जहां तक है आगे आने वाले चुनाव की बात, भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर कभी भी ये लेकर नहीं आई मैनिफेस्टो। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कहता था 370 हटाएंगे, ट्रिपल तलाक हटाएंगे। ये जिस प्रकार से सीए की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया है। चुनाव आएंगे जाएंगे, जीत होगी हार होगी। आगे आने वाले राज्यों में भी जिस प्रकार से दिल्ली में मेहनत की, अन्य राज्यों में मेहनत करते हैं, लोकसभा के समय मेहनत की है, उसी प्रकार से हर कार्यकर्ता, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर उतरकर आने वाले राज्यों के चुनाव में भी दिल से चुनाव लड़ेगा। दिनेश गुप्ता जी को इसलिए शामिल करूंगा इससे पहले कि मैं नरेश ठाकुर जी की तरफ जाऊं। दिनेश जी, ये बाकी की जो पार्टियां हैं, आप देखिए कांग्रेस सक्रिय हुई तुरंत से, उन्हें अपनी हार का गम कम है, बीजेपी के हार की खुशी बहुत ज्यादा है। तो बाकी का जो मतलब एंटी मोदी जो ब्रिगेड है वो तुरंत इसे स्टेब्लिश करने में नहीं जुट जाएगी कि साहब देखिए सीए और एनआरसी पे कितना गजब का रिजल्ट आया दिल्ली में, वहीं जेएनयू हुआ, वहीं जामिया हुआ, वहीं सारी चीजें हुई। उन्होंने कहा देखिए ये नतीजा दे दिया पब्लिक ने। नहीं, बिल्कुल देखिए क्या है कि वहीं शाहीन बाग भी है। एग्जिट पोल के बाद से तो ये कहा ही जा रहा है कि ये जो स्थिति है वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा लिया वो उसके खिलाफ है, जो उनके स्टैंड था वो उसके खिलाफ है। ये लगातार वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे व्यापक स्तर पर जो है अब आप देखिए कि कांग्रेस भी ले जाएगी, और जहां पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होना है, बिहार के में भी अब देखिए कि किस तरह का स्टैंड नीतीश कुमार जी लेते हैं, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि उनकी ये स्ट्रैटेजिक भूल थी जो इसमें एनआरसी और इस तरह के जो मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि ये विषय जो है लगातार चल ही रहे हैं, खासकर जब से ये लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से आप देखिए कि जब भी कोई किसी राज्य का चुनाव होता है तो इसी तरह के मुद्दे आते हैं। लोगों को जैसे ही चुनाव आता है तो इस बार वो इंतजार करते हैं कि इस बार जो है राष्ट्रवाद के नाम पर क्या मुद्दा होगा। ठीक बात है, माफ कीजिए हम जाना चाहते थे नरेश ठाकुर जी के पास, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया
ये बात तय है कि पब्लिक बहुत समझदार है, वो तय करके चलती है कि किस नेता को उसे चुनना है और क्यों चुनना है, कारण भी व्यवस्थित रखती है। चाहे कितनी ही ताकत जो उसके विरोधी नेता है वो लगा दें, वो अगर पब्लिक ने तय कर लिया तो नतीजे इसी तरह आते हैं जैसे दिल्ली में आए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।